जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के भांजे हैं, और इनसे हम जान रहे हैं भगत सिंह और उस परिवार के बाकी दूसरे मेंबर्स की, उनके पूर्वजों की, बड़ों की दी कुर्बानियों के बारे में जो इस देश की आज़ादी के लिए दी गई थी। तो इस वीडियो सीरीज़ के आज तीसरे भाग में हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के चाचा और स्वयं महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह जी के बारे में। वो सरदार अजीत सिंह जिनके लिए कभी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये देश आज़ाद हो तो सरदार अजीत सिंह इस देश के राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। तो आज उन महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह जी के बारे में जानेंगे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से। प्रोफेसर साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात को सीधे शुरू करते हैं सरदार अजीत सिंह जी के बारे में। उनके जन्म 23 फरवरी 1881 को खटखट कलां में उनका जन्म होता है। बचपन कैसे बीता, थोड़ा सा वो बताएं और फिर हम इस यात्रा को आगे लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ उनके बचपन में सबसे ज़्यादा जो उन पे प्रभाव रहा वो उनके परदादा शाह फतेह सिंह जी का है, और वो उसको याद भी करते हैं कि और उसी से उनका जो पहले से ही है कि वो बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि जब एक अंग्रेज़ अफसर आता है और वो हिंदी बड़ी टूटी फूटी बोलता है तो उसे कहते हैं कि इसको जिसको बोलना नहीं आता ये हम पे राज कर रहा है। तो वो बचपन की उनकी वहाँ शायद अपने ताया सरदार सुरजन सिंह के साथ गए थे। वो गए तो उनके साथ, लेकिन वो क्योंकि वो फिर वो कहते कि मुझे ज़्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब वो उसके घोड़े को मत्था टेक रहे थे। ताया मत्था टेक रहे थे तो इनको बहुत बुरा लगा। हाँ, तो वो एक बचपन का जो उनका मतलब, और लेकिन उसमें उनके जो शाह फतेह सिंह जी बाबा हैं उन्होंने जो सबक उनको सिखा दिया कि भी कभी भी जब असूल और जायदाद में चुनना हो तो असूल चुनना है। तो वो कहते वो मेरी प्रेरणा का स्रोत रहा। तो ये उनकी अपनी। हाँ जी। बाकी ये है कि खटखट कलां में क्योंकि मतलब तीनों भाइयों का जन्म वहीं हुआ, शाह किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह जी, और पहले बड़े बुजुर्ग भी वहीं पैदा हुए। लेकिन इनको फिर पढ़ने का मौका मिला और वहाँ मतलब, लेकिन वो जो अपने पिताजी का प्रभाव है कि छुआछूत नहीं मानना, मतलब उन्होंने भी किया। और जो उनकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ट्रिब्यूट अपने पिताजी के लिए है कि मैं जब अभी 8वीं क्लास में पढ़ता था तो 2 पर्शियन की सबसे बड़ी मानी जाती पुस्तकें हैं। हाँ जी। गुलस्तां और बोस्तां। हाँ। ये शेख साइदी मतलब हुए हैं, शिराज के ही थे। हाँ जी। तो उनकी किताबें हैं। तो कहते मुझे वो 8वीं में पढ़ा दी। तो इसका मतलब कि पिता भी उनको तैयार कर रहे थे। और ये यूनिक बच्चा है, शायद वो उनके साथ ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चे का ज़्यादा हो जाता है और जो थोड़ा जानने की चेष्टा रखने वाला है। और जब मैंने वो देखा कि वो 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके अंदर ह्यूमनिज्म को जन्म देती हैं। एक तो कहानियों की है, एक कविताओं की है, और उस युग में वो सबसे ज़्यादा। और ये भी है कि हम कई दफ़ा मतलब ये जो क्रॉस कल्चर है जिसमें ह्यूमनिज्म का तो एक ही कल्चर है, चाहे वो किसी भी जगह हो, उसको ये भूलना कि हम हमारे पास ये दूसरे नहीं, लेकिन वो उनका आधार बना जिससे उनकी चेतनता अपने दूसरे भाइयों से मतलब कज़न ब्रदर से भी थोड़ी डिफरेंट हो रही है। एक तो है कि वो छोटे हैं तो छोटे को मतलब थोड़ा बेनिफिट भी होता है, क्योंकि अगर कोई वो शरारत भी करें तो बड़े को ही मतलब डांट पड़ती है। तो वो मैं समझता कि वो जो उनमें चंचलता है वो उनके प्रफुल्लित होने में काफ़ी मददगार बल है। और जो मतलब मुझे सबसे खूबसूरत, क्योंकि हाँ ये सब शादियां जो हैं बड़ी यूनिक रही हैं। जैसे हमें शाह किशन सिंह जी की शादी की बात की तो शाह अजीत सिंह जी की भी शादी जो है वो भी बड़ी यूनिक है। और वो एक नया कल्चर भी घर में लेके आए। बहुत बड़ी बात है, बड़ा वो सामाजिक रिवोल्यूशन है वो। और उसकी जो मतलब कि बाबा
गणपत राय जी जो हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो हमारे नानी जी के पालनहार जी 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 थे, जी, कसूर के रहने वाले कसूर के। थे। हाँ जी, और उनकी जो मुझे सबसे मतलब बड़ी प्रमाणिक चीज़ मिली, गांधी जी के साथ उनकी एक मुलाकात है, अच्छा, क्योंकि उस वक्त भी गऊ वध पे बहुत बात हाँ होती थी। हाँ हाँ, तो लेकिन उन्होंने, वो कहते कि मैंने तो बड़ा अच्छा असूल निकाला है कि हम कहते हैं कि गायों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए हम कहीं सांड तो नहीं ला के रखेंगे, वो अपनी मेहनत आप करें और खाएं। हाँ, तो वो गायों को हल जोड़ते थे, हाँ जी, और हाँ जी, हाँ करते जी। थे। और हालांकि इस बात का विरोध हुआ उस हाँ, टाइम। लेकिन इसकी प्रमाणिकता जो है वो हाँ। गांधी जी के साथ 1924 में उनकी मीटिंग है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें वो लिखते हैं कि वो मेरे जैसा सन की आदमी है, हाँ हाँ और वो मुझे मिला। तो हमने जो कहानी सुनी थी हाँ, वो है कि वो इतने दृढ़, हाँ, और वो बहुत बड़े कसूर के हाँ जी, मतलब वकील थे। जी हाँ जी, अभी हाँ जी, मुझे कोई कसूर का वहाँ से वकील मिला, वो कहते कि अभी उनकी बार में टॉप पे उनका नाम लिखा अरे हुआ वाह, है। क्या बात। तो मतलब वो जो है, और उसमें मतलब जो पहली शादी थी, जो बाद में हमारे नानी जी बने, तो वो ये भाग गए थे घर से, अच्छा, क्योंकि वो उनको पहले जाके कहीं साधु बन के मतलब परख आए थे कि वो कैसी लड़की होगी। अच्छा, तो वो बड़ी डांट वाली जट्टी मतलब थी, तो उनको लगा कि मेरे साथ तो नहीं या चलने नहीं वाला। निभेगी। तो ये भाग गए। तो फिर छोटे भाई जो है स्वर्ण सिंह, उनको रोते हुए मतलब घोड़ी चढ़ा के तो अच्छा, मतलब उनकी बारात निकली। शादी की गई। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं प्रोफेसर साहब। तो मतलब कि साजी छोटी चाची हुक्म कौर जी, उनकी शादी वो होनी पहले थी, इनके साथ होनी थी, अजीत सिंह जी के साथ शादी होनी और थी। शादी वाले दिन ये भाग गए। शादी वाले दिन अजीत सिंह घर से भाग गए कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस पे जिस स्वभाव की लड़की मुझे चाहिए वो नहीं, ये तो खुद डोमिनेटिंग। हाँ बिल्कुल, और वो आके ही रहे बाद में। हाँ, हमने देखा तो शी वाज अ वेरी डिटरमिन्ड जी जी जी, इंडिविजुअलिस्ट। हाँ। और हरनाम कौर जी का पालन पोषण किया था गणपत राय जी। वो भी जैसे आप कह रहे थे ना कि वो जो अकाल है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी ऐसे शायद अनाथ कहीं बच्ची अकाल थी। पीड़ित थी। तो उन्होंने ही कहा कि वो, मैं क्योंकि ये गए थे कुछ मतलब वकालत अपने मुकदमे वगैरह में डिस्कस करने को। वैसे तो वो भी बड़े बड़े देशभक्त थे। हाँ जी, हाँ जी, मतलब गणपत राय जी का बड़ा रिकॉर्ड आता है हाँ जी, हाँ कि जी, वो बड़े मतलब वन ऑफ द लीडिंग हाँ, देशभक्त हैं। हाँ, तो मतलब वो कहते मैं तो, मेरा बाल भी मतलब उस वक़्त, क्योंकि माल न्यूट्रिशन में आपके बाल उतर जाते हैं, तो मैं बाबा जी से ये पूछने गई थी कि बाबा जी हम शेख वहाँ बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, हाँ, तो उनका उर्स चल रहा था, हाँ जी, हाँ जी, तो भी मैं उनकी काफ़ियाँ सुना हूँ। तो तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साजीद सिंह को उनके जाने के बाद, हाँ, हाँ, कि भी ये लड़की तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि इतनी मतलब ये सूफियाना है, और एक शायद उनके मन में भी होगा कि वो जिस परिवार से है तो उसको मतलब करें। तो साजीद सिंह ने उनको एक्सेप्ट किया। मतलब ये पहली लव मैरिज ऑन द साइट है। और जो उनकी शादी हुई वो सूफी अंदाज में हुई। हाँ जी, बाबा जी ने दोनों के हाथ पकड़ा के वो बैठा देते हैं ना, तो उनको मेरे एक सूफी कलाम है कि ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो दोनों को साथ चलना होगा। तो उसकी एग्जांपल देते हैं कि दुनिया में सब दो इकट्ठे चलते हैं। तो वो मतलब हुआ, और नानी जी हरनाम को और पूरा सूफी कल्चर साथ लेके आई। वो गांव के बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना, और मतलब उनका भी मतलब हर मददगार बनना, तो वो सारा मतलब कल्चर लेके आए। तो अजीत सिंह जी ना घोड़ी चढ़े थे ना बारात निकली थी। हाँ, वो सूफियाना सूफी तरीके से उनकी मतलब बहुत ही साधारण निकाह हुआ। तो मतलब कि ये जो ब्रॉडरनेस है, हाँ जी, हाँ जी, मुझे कई दफ़ा लगता है कि भगत सिंह के बनने में, और क्योंकि वही सबसे ज़्यादा भगत सिंह को मतलब प्यार करने में, और ये जो सूफी अंदाज है कि आप अपने लिए नहीं समाज के लिए करते हैं, और उसमें भी मतलब एक अकीदा है कि समाज जो है वो आगे बढ़े, तो वो लेके आए। और उनका पूरा गांव की लड़कियों पे प्रभाव था, और पूरे कल्चर को। तो मैं ये समझता हूँ ये सभ्याचार की जो ये उक्तियां हैं, इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब किसी एक कल्चर मोनोकल्चर में नहीं होता। शायद भगत सिंह
अगर वो मल्टीकल्चर ना होता, हाँ, हाँ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह भी है, हाँ, जिसमें नामधारी मूवमेंट भी हाँ है, जी, जिसमें हाँ आर्या समाज भी है, हाँ जी, हाँ जिसमें जी, ये सूफी हाँ जी, कल्चर हाँ भी जी, है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, वो जो जिसे हम कहें कि एक्चुअली भारत का कल्चर वो है जिसमें हाँ जी। सभी धाराएं सबके लिए स्थान मिलती है। हैं और वो एक मुल्क को खिलता है। तो प्रोफेसर साहब, शादी हो गई और समाज के लिए, देश के लिए अजीत सिंह जी काम कर रहे थे। तो भारत माता सोसाइटी का गठन होता है और एक दिल्ली का दरबार होता है, कुछ उसके बारे में बताइए। पहले तो एक दिल्ली दरबार है। हाँ जी। तो क्योंकि वो जब बरेली ला पढ़ने के लिए गए, वो पूरा तो नहीं कर पाए। हाँ जी, हाँ 7 साल के बाद सेहत खराब हो गई। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहाँ जो उन्होंने सीखा कि 1857 हाँ, में लोगों की जो यूनिटी थी वो बहुत बड़ी थी। तो यही यूनिटी जो है आपको जलियांवाले बाग में बाद में रिफ्लेक्ट होती हाँ है। जी, हाँ जी। तो उनको लगा कि सबसे ज़्यादा है कि लोग धर्मों से, जातों से ऊपर उठ के अगर एक हों तब होगा। हाँ जी। तो इन्होंने पहले तो बुक सोसाइटी, भारत माता बुक सोसाइटी बनाई थी, अच्छा। ताकि बुक्स जो हैं लोगों में चेतनता हाँ जी, हाँ लाई जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भारत माता सोसाइटी मतलब उससे बनी और उसमें जो इनके साथी बन गए वो सूफी अम्बा प्रसाद हैं। हाँ जी। क्योंकि वो मुरादाबाद में थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ और उनका भी वो सूफी होना कि ज़िंदगी को आप किस तरह देखते हैं। तो आप बेसिकली मतलब हिंदू फैमिली से हैं। हाँ जी, और ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली से हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप सूफी हो जाते हैं तो वो मिक्स कल्चर। लेकिन वो पहले जर्नलिस्ट हैं हाँ भारत में लोकमान्य तिलक के साथ, जिनको सेडिशन में हाँ जी, 1.5 साल सज़ा हुई जी। और वो रिकॉर्ड है 1897 में। हाँ, हाँ। लेकिन वो 1.5 साल के बाद छोड़ा नहीं गया उनको। तो वो फिर और मतलब हुए और उसी में जब उनकी जेल की, क्योंकि भगत सिंह मतलब साजीद सिंह सूफी अम्बा प्रसाद की स्टोरी के बगैर कंप्लीट जी। नहीं होते, नहीं होते, इसलिए ठीक मैं बात है। जी, जी, और जेल में उन्होंने मतलब रानी भवानी करके एक नावल लिखा। जी। ये भवानी एक बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है। हाँ, हाँ। लॉर्ड हेडिंग मतलब उसके हार्डिंग, उसके पहले जो पहला गवर्नर था वार्न हेस्टिंग, जी। उसके मुकाबले में वो एक ऐसा राज चला रही हैं कि जो आप भी मतलब है कि जिसे एक ह्यूमनिस्टिक प्रो पीपल, वो मंदिर भी बना रही हैं, वो मस्जिदें भी बना रही हैं अपने लोगों की, कि वो अपनी दुआ भी कर सकें लेकिन प्रोडक्टिव भी हो। तो उस पर उन्होंने नावल लिखा। वो अवेलेबल नहीं हुआ लेकिन उसका जिक्र आता है। हाँ, हाँ। उन्होंने हैजे का इलाज कैसे करना, क्योंकि उस वक्त बीमारियां पड़ रही हैं, तो वो भी उन्होंने जेल में लिखा। तो लेकिन वो जब छूटे तो वो सीधा लाहौर आ गए। हाँ, हाँ। अब ये जो दोनों का साथ है, मैं समझता हूँ कि ये आपकी आगे की धारणाएं हाँ जी, बनाता हाँ है। जी, हाँ जी, तो उससे पहले क्योंकि 1903 में जब ये बरेली से आए तो वहाँ इन्होंने देखा कि 1857 में अगर जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं, राजे हैं, अगर ये फ्रंट बना लें तो ये ब्रिटिश राज को जो उसकी कुरीतियाँ हैं उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने अब उनको अप्रोच कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इन पे प्रभाव है इनके पंडितों का, हाँ, जो इनके गुरु हैं, हाँ। धर्म गुरु हैं, उनका है। तो इन्होंने वो धर्म गुरुओं को इकट्ठे कर लिया और उनके रास्ते से उन्होंने कहा कि उनको समझाओ कि भारत आज़ाद रहा है और ये अभी अपनी आज़ादी छीन रहे हैं। और वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो गई जिसको इन्होंने खूब बनाया कि वो जो वायसराय की चेयर थी, हाँ, उस पे कोई ब्रिटिश ऑफिसर का कुत्ता आया, हाँ, वो भाग के आके उस पे बैठ गया, खाली कुर्सी थी, भौंकने लगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप पे तो राज है, हाँ, ये मतलब कुत्ता कर रहा है। हाँ। तो वो काफ़ी मतलब, और उसमें एक्चुअली इनके साथ तिलक ग्रुप के लोग भी थे। तो ये एक समूह बनना शुरू हो गया था। और उसी में मलसा किशन सिंह नेपाल भी गए। हाँ जी, हाँ। तो वो एक इन्होंने उस लेवल पे पहले ट्रायल की। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन क्योंकि वो कामयाब होने की संभावना नहीं थी और उनको लगा भी कि ये जो
राजे महाराजे ये हैं, अपना ये लोभ अपने- नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपने निजी हित में फंसे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको लोगों के हित के साथ नहीं है। तो फिर उन्होंने मतलब दूसरा काम जो शुरू किया कि जिस दुश्मन के साथ आपने लड़ना है उसके मन को अच्छी तरह कैसे समझा जाए। हाँ हाँ तो फिर इन्होंने वो मुंशी अजीत सिंह वाला रोल जो हाँ, है वो अपनाया। वो बताएं, वो भी बहुत बहुत मजेदार कहानी है वो। तो इन्होंने मतलब किया कि मतलब मैं ट्यूटर हूँ हाँ, और जितने मतलब क्योंकि सभी ऑफिसर्स को जो टेस्ट लोकल पास, एग्जाम पास लोकल करना लैंग्वेजेस होता था, पास करनी होती वर्नाकुलर थी। में, यस। तो वो कहते कि मैंने इसलिए अडॉप्ट किया कि ये जब मैं पढ़ाऊंगा एज ए टीचर आई कैन नो कि ये कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, इनकी लर्निंग क्या है। तो वो कहते कि उससे मुझे ये यकीन हो गया कि ये तो बुद्धू हैं ज़्यादा अकल नहीं। तो वो उन्होंने मुंशी हाँ, सरदार अजीत सिंह से वो मुंशी मुंशी अजीत अजीत सिंह सिंह हो हो गए। और उसमें वो तगमा भी उन्होंने पहना हुआ है, जी, उनकी जी। फोटो है गए। जी जी। तो वो प्रभाव तो मतलब कि थॉरो और लर्निंग जो है मतलब वो किया उन्होंने। हाँ, अंग्रेज अफसर जो हुआ करते थे उनको, जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, वो अपने एक डिपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम हुआ करता था, जिस स्टेट में, जिस प्रोविंस में वो काम कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा उनको आनी चाहिए, उसका एग्ज़ाम पास करना होता था। वो एग्ज़ाम पास करने के लिए उस भाषा को सीखना होता था, तो कोई सिखाने वाला चाहिए। सरदार अजीत सिंह ने उन अंग्रेज अफसरों के मनों तक पहुंचने के लिए अपने आप को एक ट्यूटर, लैंग्वेज ट्यूटर की तरह प्रेजेंट किया और अपना नाम सरदार अजीत सिंह से मुंशी अजीत सिंह रख लिया। और फिर उन अंग्रेज अफसरों को वो भाषा सिखाने के नाम पर उन तक पहुंचे। जी प्रोफेसर। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आप करें। फिर ये कोई फिर ये भारत माता सोसाइटी वाला, फिर उनको लगा कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बुक्स होनी चाहिए, लो कॉस्ट चीप बुक्स हों। तो वो फिर भारत माता बुक सोसाइटी बनी थी। हाँ जी। और उसके मैनेजर जो थे वो सर स्वर्ण सिंह थे। जी जी जी, मैनेजर, छोटे भाई। हाँ। तो उसी में फिर लालचंद फालक, हाँ जी, हाँ और ईश्वरी प्रसाद, जी जी, सूफी साहब एक्चुअली उस कोर थे। हाँ जी, क्योंकि लिखने हाँ, पढ़ने वो में आत्मा थे। हाँ, और उनके बारे में तो घर में ये था कि एक दफ़ा वो कहीं अजीत सिंह चले गए तो वो घर में थे। तो वो 3 दिन हमारी सारी नानियाँ जो हैं हाँ, वो ऊपर से देख रही हैं कि वो बैठा क्या कर रहा है। लेकिन वो इतने मतलब कमाल के आदमी थे कि उन्होंने 3 दिन पीना कुछ नहीं, वो मांगा ही नहीं उन्होंने, ना इन्होंने दी। तो मतलब कि दैट डेडिकेशन। और उनका वो जो था कि उनका एक हाथ नहीं था बचपन से। तो 1858 में वो पैदा हुए थे। तो उनका जोक था कि मैं तो लड़ रहा था लड़ाई, तो उसमें हाथ कट गया, तो परमात्मा को मौका ही नहीं मिला कि मुझे हाथ लगा के भेज जल्दी वापस तो लड़ने के लिए। तो वो भारत माता सोसाइटी एक कोर पॉइंट बन गया। तो इतने में मतलब जो किसानों की समस्याएं थी वो बढ़ रही थी। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि अकालों को के लिए उन्होंने किया, लेकिन उससे ऑलमोस्ट 1907 तक जितना खर्च उन्होंने किया था उससे 7 गुना ज़्यादा सरकार कमा चुकी थी जी वापस। लेकिन फिर भी वो बढ़ाना चाह रही थी, फिर भी बढ़ाना चाह क्योंकि जैसे सरकारों के खर्चे तो पूरे नहीं होते। तो वो फिर कॉमन मैन से ही उसको लेती है। तो उस पर 2 तरह की धाराएं थी। एक तो था कि हम दरख्वास्त दें, अपील करें। तो इन्होंने थोड़ा फिर उसमें तब्दीली लानी चाहिए। तो यहाँ पर लाला जी के साथ उनका डिफरेंस भी था कि ये जो नौजवान हैं ये ज़्यादा बढ़ के बात कर रहे हैं, तो हमें डायलॉग डिस्कशन से करना चाहिए। लेकिन है कि अजीत सिंह जी की जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन थी वो बहुत कमाल के, उनके वो जो उस वक़्त के लेक्चर्स की मिलती है आउटलाइन, तो वो डायरेक्टली लोगों को पहुंच सकते हैं। और मैंने देखा कि मतलब उन्होंने भी दुनिया का इतिहास पूरा पढ़ा हुआ है, तो कोट करते हैं डिफरेंट इतिहास से। और सूफ़ी साहब उनके साथ मतलब हैं। और सूफ़ी साहब पे फिर यहाँ मतलब हिंदुस्तान अखबार में वो काम करते थे। तो इन पे भी मतलब यहाँ भी मुकदमे बने। लेकिन वो लगातार मतलब करते रहे। तो अजीत सिंह के स्वभाव में वो जो पब्लिक एजुकेशन वाला मतलब एस्पेक्ट है, और उनका दोनों का मैं समझता हूँ कि अगर वो
इकट्ठे नहीं होते तो शायद जो पूरकता होती है, हाँ, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री थे, कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो दोनों कामयाबी भी इसीलिए उस मूवमेंट में भी हाँ हुई। जी, हाँ जी, और उसमें भी क्योंकि 1907 1857 का 50 साल था, हाँ जी, हाँ जी, तो एक तरह वो 1857 की ही तैयारी हो रही थी, जिसमें फौजों में भी काम हुआ। हाँ जी, हाँ जी, और उसमें ये भी है कि उन्होंने लोगों को सिर्फ किसानी वाले पक्ष पे नहीं, आम लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर बीमारियां, उसके बारे में भी जो एजुकेट किया, मैं उसका प्रभाव भी देखता हूँ कि भी जो डेथ हो रही है हमारी अननेचुरल, मतलब ये किसी कुदरत की वजह से नहीं है, ये प्रबंध की वजह से है, ब्रिटिश प्रबंध की वजह से है। प्लेग आ रही है, हैज़ा आ रहा है, या अकाल पड़ रहे हैं। तो जिसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि जब करतार सिंह सराभा हाँ, के माता पिता की डेथ हुई, हाँ जी, हाँ तो जी, उसने 1907 में ये लर्न किया हाँ, हाँ, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हाँ, मतलब हाँ, किसी कुदरत कारण नहीं है, जी, जी, मतलब कारण जो है वो गवर्नेंस की वजह ब्रिटिश से, गवर्नेंस है। तो इसलिए वो एक 11 साल का बच्चा जो है वो मतलब इतना बड़ा इनकलाबी बन जाता है। तो वो शाहजीत सिंह का जो मतलब पूरा, और उसमें फ़ौजों में भी इतना काम था कि कमांडर इन चीफ का एक लेटर है वायसराय को जी, तो वो कहता है कि मैंने आप निजी तौर पे, मतलब किसी इंफॉर्मेशन पे नहीं मैं बात कर रहा, मैं निजी तौर पे मतलब फ़ौजों में मतलब इसका ये जानना चाहा हाँ, हाँ, कि वो उनमें इतना हमारे ख़िलाफ़ मतलब डिसअफेक्शन है हाँ, हाँ, कि अगर अब कहीं हाथ से निकल गई चीज़ हाँ, हाँ, तो 1857 में तो हम बच गए थे, अब नहीं बचे, वो अब नहीं बचेंगे, तो इसलिए तुम अपना ये हट मतलब ब्यूरोक्रेटिक हट जो है वो छोड़ो, जी, हाँ जी, और ये कानून वापस करो। जी, जी, इसलिए वो कानून वापस जी, हुए। जी, जी, और वो एक ही मूवमेंट है हाँ, हाँ, जिसमें मतलब कानून हाँ, वापस हुए। ऐसे घुटने टेकने पड़े मतलब अंग्रेजों को, वो जी, अंग्रेज़ों को, लेकिन उसमें भी जो तीनों कानून थे वो था कि आपको मालकियत का हक नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, हाँ जी, आपने ज़मीन आबाद कर दी है, वो अच्छी फर्टाइल हो गई है, हाँ, लेकिन आपको मालकाना हक हाँ, नहीं दिए हाँ जा जी, रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा ये था कि फिर आप और रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब वो तो 3 कानून उस वक़्त भी, जी, जी, क्योंकि बजाय एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब उठाने का है। तो वो मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। और उसमें और वो उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 10 जो 10 मई है वो हांट करता है ब्रिटिशर को। हाँ, इसमें भी है कि क्योंकि वो अब हाँ जी, कमांडर इन चीफ लिख रहा है, हाँ जी, तो इसलिए उनको लगता है कि 10 मई जो है हाँ, वो लोगों को भी याद है, हाँ, और उनको भी याद है हाँ जी, हाँ कि जी, ये हमारे लिए हंटिंग पॉइंट हाँ है। जी, हाँ जी, तो वो ऑर्डर करते हैं कि आप 10 तारीख से पहले लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पकड़ लो, ताकि वो 10 तारीख ना आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए 9 तारीख को लाला जी को पकड़ा जाता है। हाँ, अजीत सिंह हाथ नहीं आए, जाते तो वो बाद में में मतलब जून में पकड़े जाते हाँ हैं, जी, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, दोनों को इकट्ठे भेजा, इकट्ठे ही जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी जीत भी थी। हाँ, और जिसका यकीन भगत सिंह अपने भी कहते हैं कि जो मास मूवमेंट है वो तो नॉन वायलेंट ही होती हैं। हाँ, भगत सिंह ने भगत लिखा सिंह है, का ये बिल्कुल, जो है, बिल्कुल, तो ये वहाँ से सीखा उन्होंने कि मासेस को मतलब करना। हाँ, तो नॉन वायलेंट, इंडिस्पेंसिबल कहते हैं वो, मास मूवमेंट इज इंडिस्पेंसिबली नॉन वायलेंट। तो मतलब कि किस तरह चीज़ें जो तजर्बा है। और फिर जब उनको छोड़ा गया तो उन पे एक बैन लगा दिया गया कि आप कोई पब्लिक स्पीच नहीं करेंगे। नवंबर में छोड़ा गया, और नवंबर 11 नवंबर शायद, 11 नवंबर हो सकता है डेट में भूल रहा हूँ। उसमें मतलब शाहजीत सिंह का है कि मुझे एक सपना आया था हाँ, हाँ, कि एक बिल्ली है, उसके 11 बच्चे हैं, अच्छा, तो वो बच्चों को लेके जा रही है। हाँ, हाँ, तो कहते मुझे लगा कि मतलब हमारी रिहाई आने वाली है। तो वाकई वो 11 नवंबर, तो इसीलिए वो भगत सिंह, क्योंकि 28 सितंबर को उनका जन्म हाँ जी, है, हाँ जी, तो मतलब किशन सिंह जो हैं हाँ, वो नेपाल वालों ने डिटेन किए हुए हाँ थे, जी, हाँ जी, तो वो आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अजीत सिंह जो है उनकी खबर आ जाती है कि वो हाँ, रिहा हो रहे हाँ, हैं। और स्वर्ण सिंह पे भी मुकदमा चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, वो तो जेल में थे, उनके नहीं, वो जेल उनकी मतलब जमानत हो जाती है, जमानत हो तो जाती जेल में बाद में सजा बाद में होती है। हाँ, लेकिन उस वक्त वो भी घर आ जाते हैं। उस टाइम हवालात रहे, हवालात में अंडर थे। ट्रायल हाँ रहे हूँ। थे, तो उनकी मतलब जमानत। तो
इसलिए हुआ कि वो सबको छुड़ा दिया भगत सिंह। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो एक मिथ हमेशा बनती है। हाँ, मिथ ये कि वो मतलब जिस वो दिन जन्म हुआ उस दिन क्या नहीं, मतलब उन दिनों में, उन दिनों में हुआ, उन दिनों में हुआ। मतलब वो सभी का छूट के आना, जी जी जी, तो एक आपकी एक्सपेक्टेशन हाँ जी, बन हाँ जाती जी, है हाँ कि जी, ये हाँ जी, सब कुछ इसलिए छुड़ाने भागों वाला, वाला हाँ, ये सब दादी कुछ ने छुड़ाने कहा। वाला है। हाँ। उस आंदोलन को पगड़ी संभाले जट्टा के नाम से जाना जाता है। और वो कविता थी जो गाई थी बांके दयाल, उनकी रचना थी, उन्होंने गाया और वो इतनी पसंद की गई उस जलसे में कि उसके बाद उस आंदोलन वो को आंदोलन का नाम बन गया। हाँ, बांके दयाल जी हैं, वो पहले पुलिस में थे। पुलिस में थे, वो नौकरी गई उनकी। हाँ, वो उनको नहीं, उन्होंने छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ के वो एक झंग सयाल अखबार निकालते थे। जी 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 जी, तो वो पहले छोड़ चुके थे। हाँ, पहले छोड़ के मतलब उन्होंने, तो एक किस्म की बगावत थी उनके हाँ मन जी, में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर मतलब अपने उस मैगजीन को निकालते थे, झंग सयाल नाम था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ये झंग एरिया हाँ जो जी, है ये मतलब इसी बार, झंग बार भी कहते जी हैं, जी जी, संदल बार भी कहते हैं, वो कई बारों के नाम हैं। तो उन्होंने ये कविता लिखी थी। अमर हो गए बांके दयाल। वो है कि वो क्योंकि वो रिदम होता है, हाँ, तो वो लोगों के मन में भी बहुत ठीक लगी, क्योंकि उसमें भी ये था कि आप ये दरखास्तें देनी बंद करिए, आप अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। तो उसमें एक बगावत जी 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 जी, और एक संदेश था अपने आप में खड़े होने का। तो वो लहर का नाम वो बन गया। जी जी, तो ये मिथ होता ही है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनको फिर बाद में सजा, उस कविता की वजह से सजा हुई। जी जी। तो 1909 में सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ये ईरान चले जाते हैं। वो जाने के पीछे की कहानी वो नहीं, उससे पहले जो, क्योंकि जब वापस आ गए, हाँ, तो अब उनका था कि ये पूरे ब्रिटिश सिस्टम पे मतलब आँख रखी जाए। हाँ, अब सरकार उन पे रख रही है, हाँ, तो ये सिस्टम पे कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका बनाया कि जितने मतलब ऑफिस वर्कर्स थे, हाँ जी, हाँ मतलब जितने उतने उनके मतलब अर्दली वगैरह थे, जी जी, चपरासी, हाँ, उनकी एक यूनियन बना दी। हाँ हाँ, और उनकी तो वो मतलब होता था, क्योंकि अब साहब जो हैं वो तो अपनी टमटम पे जा रहे हैं, तो वो बेचारा सिर पे उठा के फाइलें ले जा रहा है। तो रास्ते में वो फाइलें पहले अजीत सिंह को दिखाई जाती थी हाँ, कि भाई आज की क्या फाइलें घर जा रही हैं। हाँ, तो इसलिए वो पूरा उस पर, हाँ, तो वो पहला उनका ऑर्गेनाइजिंग का भी है हाँ, कि देखिए आप सिस्टम को मतलब पूरी तरह ये उस पे आंख रखें। इसी चर्चा में ये तीसरा एग्जाम्पल आता है। आपने पहले दिल्ली दरबार की बात की, जहां उन देसी राजाओं के, उन धर्म गुरुओं के माध्यम से उन राजाओं को देश की आज़ादी के लिए वो तैयार करने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपने उदाहरण दिया कि सरदार अजीत सिंह मुंशी अजीत सिंह बन के अब अंग्रेज़ों के दिमागों में क्या चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उसको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। और तीसरा फिर ये तरीका उन्होंने ये ईजाद किया कि अब वो उन भारतीय कारिंदे जो हैं, हाँ जी, उन चपरासियों को या जो लोअर पोजीशन पे काम कर रहे थे, उनकी यूनियन बनाते हैं और ऐसा कर देते हैं कि अब वो फाइलें अजीत सिंह को दिखाते हैं पहले, फिर साहब तक पहुंच रही है। जी जी, तो क्या मिला उसमें? उससे मतलब फिर उनको पता चल गया कि क्योंकि वही वक्त है जब दोबारा तिलक जी को सजा होती है। तो जब वो सजा हुई तो इन्होंने भी अपने आप को साधु वेश में मतलब किया, त्याग करना कि अगर वो एक्सप्रेसिंग हिज सॉलिडेरिटी विद तिलक। तो उसमें एक इनकी फोटो है जिसमें 5 आदमी हैं। हाँ जी, सर अजीत सिंह हैं, लालचंद फलक हैं, जी जी, सूफी अम्बा प्रसाद हैं, जी जी, ईश्वरी प्रसाद जी हैं। जी, तो वो, और उसमें आता है कि वो अब सूफी अपना मतलब जो है साधु व्यास में चल रहे हैं। तो एक त्याग, और उसको जोड़ रहे हैं कि वो भी उनका त्याग है कि वो जेल में जा रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के भी त्याग करेंगे। तो उस वक़्त जो उनकी जो आखिरी स्पीच है, क्योंकि अब जो देखा उन्होंने कि ये तिलक को भी नहीं छोड़ रहे, तो इन पे भी मतलब 20-25 मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और स्वर्ण सिंह जी पे मुकदमा है, किशन सिंह जी पे मुकदमा है। तो किसी न किसी मुकदमे में फंसा के आपको मतलब पब्लिक लाइफ से दूर कर देंगे। 5 आदमी निकले थे, सूफी अम्बा प्रसाद, ऋषिकेश लट्ठा
ठाकरदास धूरी और जियोल हक, जी जी जी, अजीत सिंह, पांचवा अजीत सिंह, 5 और ये निकल गए और अंग्रेज पकड़ने के मगर पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन क्योंकि ये ईरान में वो चले गए, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर ब्रिटिशर और वो मतलब टकराव भी चलता, हालांकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी था। हाँ हाँ, तो सूफी साहब तो फिर शिराज रह गए, हाँ, तो वही जो शहीद भी वहीं हुए। हाँ वहीं शहीद हुए, तो वहीं उनकी मज़ार। हाँ जी, और शेख सैयद साइदी के जिनको इन्होंने पढ़ा था, तो ये मतलब उनको मतलब अकीदा ही दे रहे हैं। और सूफी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ इनकलाबी पैदा करूँगा, और वो गदर पार्टी के प्रोजेक्ट में ही बलूचिस्तान के रास्ते से फौज बना के भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कुछ जीत भी मिली उनको, लेकिन बाद में पकड़े गए। और उनके साथ एक पिंडीदास सोडी लड़का था, वो भी शहीद हुआ। वो मतलब सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी से आया था, जी जी, तो वो एक दिन पहले शहीद हुआ। उसके बाद अगले दिन इन्होंने सूफी साहब, तो अपनी मतलब स्वय मतलब डेथ जो है हाँ हाँ, वो की। तो अब ऋषिकेश लट्ठा और ठाकरदास धूरी जो हैं वो गदर पार्टी बनाने वाले सबसे एक्टिव मेंबर्स हैं। जी जी, ठाकरदास धूरी जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं लाला हरदयाल जी के लाला साथ। हरदयाल, तो इसका मतलब है कि वो पूरी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ठाकरदास धूरी पहले अमेरिका से ही वापस आए थे, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन है। तो हाँ जी, हाँ जी। मतलब साजीद सिंह यूरोप को टेक ओवर करते हैं कि मैं यूरोप में जो, क्योंकि उस वक्त श्यामा जी कृष्ण वर्मा, हाँ जी हाँ जी, मैडम बीकाजी कामा, जी जी जी, मतलब वो सब हाँ, रेवोल्यूशनरी फ्रांस में वर्क ही। कर रहे हैं। तो ये उनके साथ, और जिनीवा में वो इंटरनेशनल सेंटर है, हाँ वहाँ लेनिन के साथ भी मुलाकात होती है। जी जी जी, और इसी पीरियड में इनको, क्योंकि ये मतलब काफ़ी अच्छा संबंध जो है अपने डिप्लोमेटिक ईरान में बना लिए, तो ये फिर आगे जो है वो मिर्ज़ा हसन हाँ हाँ, ईरानी ईरानी पासपोर्ट पे ही चलते हैं। जी हाँ जी, और उनके भी जो बाद में लोग बहुत हाई पावर्स में हुए, तो उनके साथ इनके अच्छे, तो उस वक़्त इनको मतलब उनका एक हाई पावर डेलीगेशन जर्मन जा रहा है, तो वो साहब अजीत सिंह को एज इंटरप्रेटर लेके जाते हैं। तो एज ए हसन खां गए, हाँ जी, लेकिन अब मतलब जब उनको जर्मन वालों को पता है कि ये कौन है, क्या हाँ उसकी जी हाँ वजह, जी, हाँ जी हाँ तो जी, वहाँ वो कहते हैं कि वो इस भ्रम में है कि जी भारत में तो कभी भी मतलब जो है लोग उठ खड़े होंगे। तो साजिद सिंह कहते हैं कि आपको वहाँ की असलियत नहीं पता। हाँ हाँ, तो वो कहते हैं हम बात पता है, तुम अजीत सिंह हो। अच्छा, तो मतलब वो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी यूरोप में कोशिश की उन्होंने हाँ जी हाँ जी, हाँ उसके साथ, जी जी, लेकिन क्योंकि फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई, तो उनको लगा कि यूरोप में अब मुश्किल होगी, तो वो फिर ब्राज़ील चले, ब्राज़ील जाते हैं, क्योंकि वो उसका भी एक प्रभाव मैं समझता हूँ ब्राज़ील का ये है कि जो 2 हीरो इटली के बहुत मशहूर रहे हैं, तकरीबन सभी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जी हैं, हाँ, जी हाँ, मैजनी और गैरीबाल्डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गैरीबाल्डी भी लैटिन अमेरिका से ही अपने इटालियंस की फौज बना के लाया था। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए इनको एक लगता है कि मतलब वहाँ, क्योंकि वो वहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत कम है, तो सेफली काम करने के लिए सूरत कांग्रेस में, हाँ वो एक बड़ी बात है, वो बताइए आप। हाँ, जीतने के बाद मतलब, और वो इसलिए कि वो पहली ऐसी मूवमेंट है जिसमें ब्रिटिश को अपना किया हुआ ही मतलब जो है विड्रा करना पड़ा, तो उससे एक इनके बारे में और इनका स्टेचर बहुत बढ़ गया। तो वहाँ फिर तिलक जी ने इनको एक मतलब ताज दिया उन्होंने। वो कहते ये तो मेरे हाथ उठाएंगे, सिर नहीं उठाए। लेकिन उसकी वो बहुत कमाल की जो स्पीच है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच, वो बहुत कमाल है। जी जी, वो कहते जी मैं आपकी रमज समझ गया हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं कि ये मेरा सिर जो है ये देश के लिए है, तो ये तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। अच्छा, लेकिन आप जो और मुझे समझाना चाहते हैं कि हुक्के की एक टोपी होती है, जिसमें आग जो है वो धुदकती रहती है लेकिन कभी बलती नहीं है। तुम चाहते हो कि हम नौजवान जो हैं वो देश की प्रेम की जो आग है वो हमें लगातार जलती रहनी चाहिए, लेकिन वो मतलब
ब्लू मतलब उसमें फ्लेम्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कहते एक जो बंदूक की गोली है हाँ, उसकी भी टोपी होती है हाँ, जो उसकी ताकत को बचा के रखती है। हाँ, हाँ, जब तक आप उस पर हिट नहीं करते हाँ, तब तक वो मतलब गलती नहीं। हाँ, तो आपकी रमज़ मैं पूरी तरह समझता हूँ, हाँ, लेकिन आपने दिया है तो मतलब हाँ, तो वो उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, हाँ, हाँ, और वो पीरियड है कि फिर आप एक चेंज देख रहे हैं। पहले लाल बाल पाल हुआ करते थे, हाँ जी, 3 लीडर थे, जी 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 जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला हाँ, लाजपत बिपिन राय। चंद्रपाल। अब वो जो फोटो है उसमें 3 बदल रहे हैं। हाँ जी, तिलक तिलक सेंटर हैं, हाँ जी, अरबिंदू हैं और हाँ जी, हाँ जी, अजीत सिंह हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो मतलब कि ये समीकरण मतलब, लेकिन ये उन्होंने जो अचीव किया उसकी, और उसी पे जैसे आपने कहा कि उनकी मतलब ये भी कहना कि अब हमारे नौजवान, क्योंकि ये 26 साल के हैं उसमें, तो भी हमारे नौजवान इतनी काबिलियत पैदा कर ली है इन्होंने हाँ जी, कि जो कल भारत आज़ाद होगा तो उसका जो राष्ट्रपति है, रूलिंग पर्सन है, वो हमारे नौजवान हो सकते हैं, और ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी मतलब उस तो लेकिन है कि इधर ब्रिटिश, क्योंकि वो ये 1907 की हाँ जी, यूथ कांग्रेस है, इधर ब्रिटिश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे मतलब निकाला जाए। तो उसके लिए फिर मतलब जो है उनको छोड़ने का हाँ जी, मतलब बनाते हैं, और वो एक बड़ा सक्सेसफुल मतलब उनका है। नेहरू जी से भी मुलाकात हुई उनकी, जी 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 जी, और हाँ, नेहरू जी से मुलाकात हुई। तो उसमें था कि वो नेहरू जी से हाँ, कि पासपोर्ट जो है वो मैं इंडियन पासपोर्ट पे इंडिया जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, वो गवर्नमेंट नहीं मान वीजा, रही। ये वीजा की बात कर रहे थे, हाँ, वीजा नहीं, ये देंगे। कहते हैं कि उनके पास मतलब है, हाँ, ब्राजीलियन है वीजा मांगे, या मतलब ईरानियन है। हाँ, तो वो कहते नहीं, मैं अपने देश में जाऊंगा, तो क्योंकि मैंने कभी अपनी सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की, वो तो मतलब कन्वीनियंस के लिए था कि लोगों ने दिया मुझे। तो उस पर फिर पंडित नेहरू जो है रिकमेंड करते हैं हाँ जी, उनका पासपोर्ट, हाँ, हाँ, जिस पासपोर्ट पे वो बाद में हाँ, आए हाँ, भी। हाँ, तो इंडियन, तब तक यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी 1946 में। हाँ, तो मतलब वो है कि ये 39 की बात है हाँ जी, एक्चुअली, तब से चल रहा है। हाँ, तब से चल रहा है। मतलब नेहरू जी उस वक्त रिकमेंड हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो पर वो लेकिन मैच्योर होती है जाके। लेकिन है कि वो एक डिप्लोमेटिक लड़ाई है कि वो नहीं मान रहे, तो फिर मतलब करते हैं। तो मतलब कि ये सभी लोगों का जो एक ध्येय था कि भारत के लोगों की मतलब के लिए करना है, ना कि किसी 2 मई 1945 को सरदार अजीत सिंह गिरफ्तार किए जाते हैं और जर्मनी में इनको रखा गया। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे, क्योंकि जर्मनी सरेंडर कर चुका है तब तक, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ भी बहुत यातनाएं दी हैं सरदार अजीत सिंह को, जैसा जी पढ़ने में आता है। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंटरवेंशन होता है, बाद में इंटरिम गवर्नमेंट हो जाती है, और मार्च 1947 में सरदार अजीत सिंह फिर वतन वापसी होती है, कराची पहुंचते हैं। यानी उससे पहले लंदन पहले लंदन जाते हैं, जी हाँ, और वहाँ भी हुआ, क्योंकि हाँ, कृष्णा मेनन उनको कहते कि आप स्पीचेस ना दीजिए। हाँ, वो कहते मैंने अपना राइट सरेंडर नहीं किया। राइट सरेंडर नहीं किया। हाँ, तो वो मतलब वहाँ एक्टिवली हाँ जी, हाँ जी, लोगों से मिलते हैं हाँ जी, और हाँ जी, बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर मार्च को वो कराची मार्च, पहुँचते हैं। हाँ तो वहाँ से फिर दिल्ली आते हैं, जी, और उसमें भी मुझे जो याद कराया गया हाँ, कि मैंने उनकी गोद में खड़े होके हाँ, लाल किले पे तिरंगा क्या बात है। अच्छा, क्योंकि बीबी जी भी गए, मैं साथ था। तो वो कहते पता नहीं आप दौड़ के उनको मिल लिया। तो मैं कि शायद वो मतलब, क्योंकि यहाँ भी मुझे खिलाने वाले लोग थे, तो वहाँ खिलाने वाले, तो उनके साथ मेरी वो मुलाकात क्या बात वाला है जो पृष्ठभूमि में है। वहाँ पे एक और बड़ी बड़ी मज़ेदार घटना दिल्ली की आपने जिक्र किया, मुझे याद आती है। कराची ये आए तो कराची से परिवार की जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अब लाहौर आएंगे या गांव आएंगे, लेकिन यहाँ से पंडित जी का मशवरा ये था कि आप दिल्ली आएँ, देश की राजधानी यहाँ ज़रूरत है आपकी, ये दिल्ली आते हैं। तो परिवार दिल्ली आता है फिर मिलने,
चाची हरनाम कौर जी हैं, या कुलतार सिंह जी का कुलतार फोटो, भी, कुलबीर और मेरे मदर, जी 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 तीनों ही हैं। जी 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 जी। तो वहाँ पे अब चाची ने जो छवि अपने मन में बसाई थी, 1909 में जो अजीत सिंह गए थे, वो जवान खूबसूरत, वो तस्वीर थी, उसके बाद की कोई तस्वीर तो नहीं थी ना। तो उनकी पत्नी हरनाम कौर के दिलो दिमाग पे अपने पति की जो छवि थी, वो खूबसूरत जवान जो 1909 में गया था वो थी। और 1947 में जब दिल्ली में जिन अजीत सिंह से मिलती है, वो अजीत सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं, 38 साल विदेश में वो संघर्ष करते उनके बीते हैं। और जब गए थे तब केश भी थे, दाढ़ी भी थी, पगड़ी भी थी। अब जब लौट के आए, पगड़ी तो है पर अब दाढ़ी कटी हुई है, वो पहचान नहीं पाती हैं। नहीं, वो उनको उनका अपना कहना है कि मुझे डाउट थी, हाँ, कि पता नहीं किस आदमी को मेरे साथ मिला रहे हैं। एग्जैक्टली, वो मजेदार किस्सा उसमें आता है कि वो पहचान नहीं पाते और उनको लगता है अंग्रेजों ने कोई या पता नहीं कौन मतलब है, और तो नहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चे जो हैं, अब इन्होंने भी तो कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं। तो वो इम्तिहान लेती हैं, वो टेस्ट लेती हैं, वो कई सारे ऐसे सवाल पूछती हैं जिनकी उम्मीद है कि ये और किसी को नहीं मालूम। उन्होंने पूछा नहीं, हाँ, अजीत सिंह जी ने ही भांप लिया कि ये इनके डाउट्स हैं, मतलब डाउट जी है, जी मतलब जी क्योंकि वो जी जी। तो वो फिर उन्हें याद कराती हैं कि देखिए ये मेरे यहाँ चोट लगी हुई है ना, हाँ, तो ये मेरी मतलब बुआ ने हाँ, ईंट मारी थी जब मैंने पहली दफ़ा बाल कटाए थे। अच्छा, उसके बाद उनका लाहौर भी पहुंचते हैं जी, वो जी। और वो कहते हैं पुराने साथियों को, हाँ जी, क्योंकि पिंडी दास हैं वहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, किशन सिंह जी बड़ा हैं, स्वागत हुआ है वहाँ पे, हाँ, लाहौर तो रेलवे सारा, स्टेशन पे भी। मतलब बाकी भी काफ़ी हुआ, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि उनके उस वक्त तक लंग्स जो हैं, हाँ, वो बहुत कोलैप्स कर रहे थे, कोलैप्स कर रहे थे। तो एक गर्मी आ गई, हाँ जी, अप्रैल में, तो फिर हाँ जी, गांव नहीं जा सके। हाँ, गांव नहीं जा सके, गांव में तैयारी थी, सब इंतजार कर रहे थे। तो फिर डलहौजी, हाँ, मतलब उनको हाँ, शिफ्ट किया गया। हाँ जी, तो उसमें जो सबसे मार्मिक है कि उनकी डेथ के बाद एक जर्मन उनके दोस्त का, डॉक्टर का, हाँ, हाँ, एक पत्र था, हाँ, हाँ, कहता कि ही वॉज लिविंग विद हिज विल, जी, अदरवाइज फिजिकली हाँ, देयर वाज he would have died long ago। को करने। तो वो उनकी जो थी कि हाँ, मतलब, और इसी विल से वो 15 अगस्त 1947 को वो घटना बताइए, वो दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ी बात को जानने की होगी। 15 अगस्त की सुबह भोर से पहले वहाँ वो क्या हुआ था, वो बताइए। उसके पहले भी एक उनका लास्ट आधा लिखा हुआ आर्टिकल है जी, मतलब उसमें वो निराशा ज़ाहिर कर बंटवारे रहे हैं। की निराशा, नहीं, बंटवारे से भी ज़्यादा जो रूलिंग क्लास में जो मतलब बीमारियाँ आ गई हैं कि जरप्रस्ती, हाँ, मतलब कुनबा परवरी, जी, ये सारी बीमारियाँ वो उस वक्त देख रहे हैं जी, कि ये देश को मतलब आगे बढ़ाने के बजाय हाँ, हाँ, ये कमज़ोरी करेंगी। जी, जी, और दूसरा जो है कि एक्चुअली उसमें भी एक इंटरेस्टिंग है कि डलहौजी काफ़ी देर लटकता रहा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, हाँ, वो पाकिस्तान पाकिस्तान में जाएगा, हाँ तो जी, फिर हाँ जी, ही हैज़ टू मतलब टेलीफोन टू नेहरू, हाँ, हाँ, कि कम से कम मतलब ये मेरी जगह जो है इसको ना किया जाए। फिर उन्होंने रेडक्लिफ को, जी, जी, मतलब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो शेड्यूल दिया वेस्ट पंजाब की वो टेरिटरीज, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो पाकिस्तान में प्रोविजनली चली गई थी, फाइनल डिसीजन तो होना था रेडक्लिफ कमीशन पे। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं दोस्तों, आप चाहें तो नेट पे अवेलेबल है पीडीएफ पूरा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, जिस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक डोमिनियन इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बना उसमें बंगाल के दो हिस्से किए गए, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान हुआ, और इसी तरह जहां सिंध पाकिस्तान में गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया, पंजाब को भी बांटा गया।
और पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट भारत में रहेंगे, कौन से पाकिस्तान में जाएंगे, उस एक्ट में गुरदासपुर लिखा गया है पाकिस्तान में, बट इट वाज सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द बाउंड्री अवार्ड कमीशन। तो वो रेडक्लिफ कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बताने जा रहे हैं। जिस गुरदासपुर को पहले उस एक्ट में दिखा दिया गया था कि ये पाकिस्तान में जा रहा है, उसी गुरदासपुर का एक हिस्सा था डलहौजी, उसी का पार्ट था, उसी का पार्ट था। और डलहौजी में उन दिनों सरदार अजीत सिंह जी जीवन की उस सांध्य बेला में वहां थे, वहीं उनकी पत्नी हरनाम कौर जी उनके साथ थी। प्रोफेसर साहब बताइए, बहुत बड़ी बात है ये। अब वो है कि इन्होंने फिर पंडित नेहरू को मतलब टेलीफोन किया कि कम से कम मैं वापस आया हूं तो अब तो भारत में रहूं, अब तो भारत में रहूं। तो वो फिर उन्होंने कहते हैं कि इन्फ्लुएंस, अब भावुक हो रहे हैं बताते बताते। तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पंडित नेहरू ने यूज किया और रेडक्लिफ को समझाया, मनाया, कह दिया उन्होंने तो कि फाइनली दैट वाज। और मैं समझता हूँ उसमें एक दूसरा भी है कि डलहौजी उस वक्त बना था जब लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत को मतलब किया था जी, और आज वही डलहौजी जो है वहीं पर ब्रिटिश खत्म हो रहा था। तो सिंबॉलिकली जो इस जंग को उन्होंने लिखा भी उन्होंने कि जिस जंग को हमने इस सदी के शुरू में खत्म किया है वो अब खत्म हो रही है। तो उसी डलहौजी में ब्रिटिश जो है कोलैप्स कर रहा है। जी, तो एक सिंबॉलिकली उसका है। तो मेरी बड़ी बहन उनके साथ थी, वो नानी जी के साथ ही रहती थी। अच्छा, वहीं डलहौजी में थी? डलहौजी में नरेंद्र उनका नाम, बीबी जी ने उनको दिया हुआ था। प्रोफेसर साहब की बड़ी बहन जिनका नाम नरेंद्र था, वो उस टाइम सरदार अजीत सिंह जी के साथ और माता हरनाम कौर जी के साथ, मतलब आपकी माँ ने अपनी उस बेटी को अपनी उन चाची को दे रखा था, उनके साथ ही रहती थी। जी बताएं। तो मतलब कि वो जो उनकी ज़्यादा था कि अब हमारा उनका एक लास्ट नौजवानों के नाम संदेश भी है कि हमने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी इस सदी के शुरू में वो आज कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसके आगे का काम जो है वो आप नौजवानों ने करना है कि इसको मतलब समृद्धि दी जाए, देश मजबूत हो और अपनी समस्याओं का करे। तो वो मैं समझता कि दैट वाज हिज चॉइस के वो 15 अगस्त 1947 के 3 बजे, 12 बजे अनाउंसमेंट हुई है। हाँ जी, 3 बजे उन्होंने अपना, और उस वक़्त भी एक उनको रहा कि भी मेरा एक संदेश लिख लो, क्योंकि डॉक्टर मोतीलाल थे अटेंड कर रहे। वो उनको लगता था कि ये खुद मतलब अपने आप को परेशानी में ना हो, जी जी जी, तो इसलिए मना कर दिया लिखने से। मना कर दिया उन्होंने। तो उनका था कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मैं उनके लिए कोई मैसेज नहीं छोड़कर। लेकिन उसी वक्त मैं जो कह रहा हूँ कि वो जर्मन डॉक्टर का जो उनके दोस्त थे उनका पत्र बहुत रिवीलिंग था। इट वाज sheer determination which was keeping him कि मैं भारत को जिस काम को शुरू किया है उसको पूर्ण होते देखूं। जी जी जी, तो आज़ाद भारत में अंतिम सांस लूं। तो वो जिक्र आता है कि उन्होंने सुबह फिर 3 बजे उन्होंने हरनाम कौर जी को जगाया और उनसे कहा कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया, और उनके पैर छुए उठ के कि मैं तुम्हारा, बाकी तो यू आर ग्रेट हैं कि तुम बहुत कुर्बानी की है मेरे तुमने से, बहुत बहुत सहा है, ये पूरा जीवन बहुत कुर्बानी की है। ये प्रोफेसर साहब, ये बात जब मैंने पहली बार पढ़ी तो 1947 में एक व्यक्ति, वो माँ, वो हरनाम कौर ने तो जो साधना की ही थी, वो जीवन तपस्या का जीवन जिया उन्होंने, लेकिन सरदार अजीत सिंह अपनी जीवन की उस अंतिम सांसों के साथ, ऐसी पुरुष प्रधान समाज में हमारे में, और आज से 75 साल पहले
एक आदमी इतना बुलंद है कि वो उठ के अपनी पत्नी के पैर छू के कहता है कि तू बड़ी महान है, तूने बहुत त्याग किया है, इतना जीवन तुम्हारा संघर्षों में बीता है, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। और फिर उन्होंने वो चले गए इस दुनिया से। उसी में वो एक कहावत है ना कि वो कह रहे थे कि परसों को आऊँगा, हाँ बरसों के बाद आप वापस। वो शायद कुलतार सिंह ने पत्र लिखा था, मतलब जिसका जवाब उन्होंने दिया था। चाची ने पत्र लिखवाया कुलतार सिंह से कि पता चला कि चाचा कहाँ है, किस देश में है, पत्र लिखा। तो कुलतार सिंह ने पत्र लिखा चाचा के नाम कि आप तो ये कह के गए थे परसों आऊंगा, बरसों बीत गए, क्यों नहीं आए? तो जो जवाब दिया था वो मैं आपके मुंह से सुनूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जो सरदार अजीत सिंह ने जवाब दिया था। प्रोफेसर साहब बताइए आप। नहीं, वो है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस चीज को के मजाक में बड़ा लाइट उन्होंने कहा कि बरखुरदार, परसों में और बरसों में सिर्फ 2 नुक्तों का फर्क होता है। उर्दू में जब आप परसों लिखते हैं और बरसों लिखते हैं तो दोनों बिल्कुल एक तरह लिखे जाते हैं। पा जब लिखते हैं तो नीचे 3 नुक्ते आ जाते हैं और बा पे 1 नुक्ता है, कि बस इतना ही तो फर्क है। तो कमाल का जीवन था। और सरदार अजीत सिंह को लेकर ये जो बातचीत रही, और मैं देख रहा था कि बार बार आपकी आंखें नम हो रही थी, और वो ये बहुत बड़ी कहानी है। समय यूं तो समय खैर बहुत है, जितनी देर बात करें सरदार अजीत सिंह के लिए 38 साल का समय तो इस देश की आज़ादी के लिए विदेशों में बिता दिया था उन्होंने। बहरहाल बहुत ही रोचक रही ये बातचीत, और आप लोगों को भी सुन के अच्छी लगी होगी, प्रेरणा मिली होगी। प्रोफेसर साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी नई बातें सीखने को मिली, जानने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।